अब मेरा कोई घर नहीं था, कोई बीवी नहीं, कोई बच्चा नहीं। मेरा दिल खाली था, मेरी जेब। मालूम होता था जैसे मेरा पूरा जिस्म भीगी हुई रुई का बना हुआ हो। मेरा जी मगर अस्पताल वालों ने मेरी छुट्टी कर दी। 4.5 माह मैं अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में रहा और 1.5 माह जनरल वार्ड में। इस असना में मेरा एक गुर्दा निकाल दिया गया और मेरी आंतों का एक हिस्सा काट के आंतों को फेल को दुरुस्त कर दिया गया। अभी कलेजे का फेल दुरुस्त नहीं हुआ था कि मुझे अस्पताल से निकल जाना पड़ा, क्योंकि दूसरे लोग इंतजार कर रहे थे जिनकी हालत मुझसे कहीं ज्यादा बदतर थी। चाहते हुए डॉक्टर ने एक लंबा सा नुस्खा मेरे हाथ में थमा दिया और कहा कि टॉनिक पियो, सेहतमंद ग़िज़ाएं खाओ। अब जरूरत नहीं है हॉस्पिटल में रहने की। डॉक्टर साहब, मुझसे चला तक नहीं जा रहा। अरे भाई, घर जाओ, बीवी कुछ दिन खिदमत करेगी, ठीक हो जाओगे। बहुत ही धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए कदमों से फुटपाथ पे चलते चलते मैंने सोचा घर, मगर मेरा घर है कहाँ? चंद माह पहले मेरा एक घर जरूर था, एक बीवी भी थी जिसके एक बच्चा होने वाला था। हम दोनों उस आने वाले बच्चे के तस्वुर से किस कदर खुश थे। होगी दुनिया में ज्यादा आबादी, मगर हम दोनों का तो यही पहला बच्चा था।
और हमारी हैरत और मुसरत से मालूम होता था जैसे ये बच्चा दुनिया का सबसे पहला बच्चा है। दुलारी ने अपने बच्चे के लिए बहुत खूबसूरत कपड़े सिए थे जो उसने मुझे अस्पताल में लाकर दिखाए भी। उन कपड़ों की नर्म सतह पे हाथ फेरते हुए यूं मालूम होता था जैसे अपने बच्चे को बाहों में लेके वो बहुत प्यार कर रही हो। फिर आने वाले चंद महीनों में बहुत कुछ लुट गया। जब मेरे गुर्दे का पहला ऑपरेशन हुआ तो दुलारी ने अपने जेवर बेच दिए। जब मैंने उससे हुज्जत की तो उसने बड़े प्यार से कहा, दुलारी ख्वाहिश है मेरी, मैं इस बच्चे को अपनी जिंदगी में देखना चाहता हूं। जेवर तो दरअसल ऐसे ही मौकों के लिए होते हैं और लोग ये समझते हैं कि ये औरत की हुस्न की अफजाई के लिए होते हैं। ये तो शौहर का ऑपरेशन, लड़की की शादी, बच्चों की तालीम, ये बैंक ऐसे ही मौकों के लिए खोला जाता है और फिर खाली कर दिया जाता है। औरत तो इस जेवर की तहवीलदार होती है और जिंदगी में ये जेवर बामुश्किल 5-6 बार पहने जाते हैं। मेरा जेवर तो आप हैं, आप जल्दी से सही हो जाइए, जेवर दोबारा बच जाएंगे। परेशान नहीं है। को रात दिन जो कड़ी मुशक्कत करना पड़ रही थी उसमें ये खतरा सबसे पहले मौजूद था। ऐसा लगता था जैसे दुलारी का ये छरीरा सुनहरा बदन इस कदर कड़ी मुशक्कत के लिए नहीं बनाया गया है। देखकर उसने भी माँ बाप की पतली हालत भांप कर उसने खुद ही पैदा होना मुनासिब नहीं समझा। बाज ऐसे ऐसे ही अक्लमंद होते हैं। दुलारी कई दिनों तक अस्पताल नहीं आ सकी और जब उसने आके दूसरे ऑपरेशन के बाद
फर्म का बॉस बोला, काम तो आसान है, मगर जब दिन में 500-600 खतों में टिकटें लगानी पड़ी तो इसी तरह का बहुत आसान काम भी बहुत मुश्किल हो जाता है। दुलारी ने मुस्कुरा कर कहा। वाकई मैं बहुत थक जाती हूँ। और फर्म के बॉस ने मुझसे कहा, अच्छे हो जाओ तो तुम अपनी बीवी के बजाय टिकटें लगाया करना। मैं जब फर्म का बॉस जाने लगा तो दुलारी भी उसके साथ चली गई। मैंने महसूस किया कि आज दुलारी की कदमों की छाप में एक अजीब खुद एतमादी सी है। उसका जिस्म किसी फूलदार शाख की तरह लचक रहा है। कमरे से बाहर निकलते हुए बॉस ने दुलारी के लिए एक हाथ से दरवाजा खोला। मुझे बॉस के पहले हाथ की हरकत तो पसंद आई, लेकिन फिर मैंने अपने दिल को ये कहकर समझा लिया कि कभी कभी एक हाथ जो करता है वो दूसरे हाथ को मालूम नहीं होता। फिर ये भी हो सकता है कि मेरी आंखों का धोखा हुआ हो, महज एक वहम। इसलिए मैंने इत्मीनान से अपनी आंखें बंद कर ली और ग्लूकोज के इंजेक्शन का इंतजार करने लगा। मैं बिल्कुल दम बहुत था, इसलिए जब मुझे अस्पताल से निकाला गया तो मैंने डॉक्टर से किसी ज़हनी तकलीफ की शिकायत नहीं की थी। मैंने उससे ये नहीं कहा था कि अब इस अस्पताल से निकलकर कहाँ जाऊं। अब मेरा कोई घर नहीं था, कोई बीवी नहीं, कोई बच्चा नहीं, कोई नौकरी नहीं। मेरा दिल खाली था, मेरी जेब खाली थी और मेरे सामने एक खाली और सपाट मुस्तकबिल। मगर मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा कि डॉक्टर साहब, उससे चला नहीं जाता था। बस यही एक हकीकत थी जो मुझे उस वक्त याद थी। बाकी हर बात मेरे दिल से महव हो चुकी थी। उस वक्त चलते चलते मैं सिर्फ ये महसूस कर सकता था कि मेरा जिस्म जैसी गीली रुई का बना हुआ है। मेरी रीढ़ की हड्डी किसी पुरानी शिकस्ता चारपाई की तरह चटक रही है। धूप बहुत तेज है, रोशनी नश्तर की तरह चुभती है। आसमान पर एक मैले और पीले रंग का वार्निश फिरा हुआ है। मुझे भाग जाना चाहिए। मुझे अपनी माँ याद आई जो मर चुकी थी। बाप याद आया, वो भी मर चुका था। ना भाई याद आया जो अफ्रीका में था। सन सन करती ट्राम मेरे करीब से गुजरने लगी। ट्राम की बरकी छड़ी बिजली के तार से घिसती हुई गोया मेरे जिस्म के अंदर घुसती जा रही थी और मैं पूरी ट्राम को अपने अंदर चलता हुआ महसूस कर सकता था। मुझे ऐसे लगा जैसे मैं कोई इंसान नहीं हूं, कोई घिसा पिटा रास्ता हूं। देर तक मैं चलता रहा, हाँफता रहा और फिर चलता रहा।
अंदाजे से एक मोहम सिमत की तरफ चलता रहा जिधर करीब मेरा घर था। हालांकि मुझे मालूम था कि अब मेरा कोई घर नहीं है, मगर मैं जानते हुए भी उधर ही चलता रहा, घर जाने की आदत से मजबूर होकर। और अब मेरे जिस्म में इतनी सकत भी नहीं रही थी कि मैं किसी मुसाफिर से रास्ता ही पूछ लूं, मालूम कर लूं कि ये शहर का कौन सा हिस्सा है। हौले हौले मेरे कानों में ट्रामों और बसों का शोर बढ़ने लगा, मगर धूप बहुत तेज थी और मेरे सारे जिस्म में चोटियां सी रेंग रही थी और मैं रास्ता भूल गया। निगाहों में दीवारें टेढ़ी होने लगी, इमारतें गिरने लगी, बिजली के खंभे गडमड होने लगे। फिर मेरी आंखों में अंधेरा और कदमों तले एक भौचाल सा आया। जब मैं होश में आया तो रात हो चुकी थी। एक नीम खुनक सा अंधेरा चारों तरफ फैला हुआ था। मैंने आंखें खोल के देखा तो अपने आप को वहीं पाया जहां मैं गिरा था। अब तक मैं वहीं पर लेटा हुआ था। फुटपाथ पर लेटा लेटा अपनी कोहनियों पर जोर देकर जरा सा ऊपर उठा और इधर उधर देखने लगा। सड़क बिल्कुल खाली थी, सब दुकानें बंद थी और फुटपाथ के अंधे सालों में कहीं कहीं बिजली के कमजोर बल्ब झिलमिला रहे थे। चंद लम्हों के लिए मुझे ये ठंडी तारीकी बहुत भली मालूम हुई। अब मुझ पर शदीद भूख तारी हो चुकी थी। चंद लम्हों की खुशगवार खुनकी के बाद मैंने महसूस कर लिया कि मैं शदीद तौर पर भूखा हूं। जब से मेरी आंतों का ऑपरेशन हुआ था मुझे बहुत भूख लग रही थी। मैं धीरे धीरे अंधी गली के अंदर खिसकने लगा, क्योंकि मैं अपने जिस्म में चलने की सकत बिल्कुल नहीं पाता था। हर लिहाज से मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं गहरे पानियों में डूब रहा हूं। फिर मुझे ऐसा महसूस होता जैसे कोई धोबी मेरी आंतों को पकड़कर मरोड़ रहा है। अधबंदी आंखों से अपने तकरीबन बेजान से जिस्म को उधर घसीटने की कोशिश करता जिधर से आलू पूरी की बू आ रही थी।
8-10 रोज उसी नींद, गुनूदगी और बेहोशी के आलम में गुजर गए। मैं घिसट घिसट के कचरे के करीब जाता और जो खाने को मिलता वो खा लेता था। और जब इश्तहा अमीज़ बुओं की तस्कीन हो जाती और दूसरी गंदी बुएं उभरने लगती, तो मैं घिसट घिसट के कचरे से फुटपाथ के नुक्कड़ पे चला जाता और दरख्त के तने से टेक लगा लेता और या सो जाता था। फिर उसी जगह को मैंने अपना मस्कन बना लिया। पंद्रह 20 रोज के बाद हौले हौले मेरे जिस्म में ताकत भरने लगी। हौले हौले मैं उस माहौल से मानूस होने लगा। ये जगह कितनी अच्छी थी। लेकिन ये एक दूसरी दुनिया थी। इस दुनिया में मेरे लिए कोई नहीं था और ना मैं किसी के लिए। इस दुनिया से मैंने मुंह मोड़ लिया था। शहर की गलियां, बाजार और सड़कें मेरे लिए मोहम साए बन गए। सब लोग मुझे कचरा बाबा कहते थे, क्योंकि ये सबको मालूम था कि मैं सिर्फ कचरा कुंडी में से अपनी खुराक निकाल के खाता हूं। और जिस दिन मुझे वहां से कुछ नहीं मिलता तो भूखा ही सो जाता हूं। खाने पीने की हर नेमत मुझे इस कचरा कुंडी से मिल जाती थी। ये जगह कितनी अच्छी थी। लेकिन ये एक दूसरी दुनिया थी। इस दुनिया से मेरा कोई ताल्लुक न था। अब इस दुनिया में न कोई मेरा था और ना मैं किसी का। इस दुनिया से मैंने मुंह मोड़ लिया था। शहर की गलियां, बाजार और सड़कें मेरे लिए मोहम साए बन के रह गए थे। मुझे एतकाद था कि इस दुनिया में नेकी खत्म हो सकती है, रफाकत खत्म हो सकती है, लेकिन गलाजत और गंदगी कभी खत्म नहीं हो सकती। सारी दुनिया से मुंह मोड़कर मैंने आखिरकार जीने का तरीका सीख ही लिया। ये लोग जो मुझे हकीर या फकीर समझते हैं, जरा अपनी रूह के पिछवाड़े में झांक कर तो देखे। वहां इतनी गलाजत भरी हुई है जैसे सिर्फ मौत का फरिश्ता ही साफ कर सकता है। इसी तरह दिन पर दिन गुजरते गए
मुल्क आजाद हुए, मुल्क गुलाम हुए, हुकूमतें चली गईं, मगर ये कचरा कुंडी वहीं की वहीं रही। उसके किनारे पर बैठने वाला कचरा बाबा, यानी कि मैं। इसी तरह नीम गनूत की, नीम बेहोशी के आलम में दुनिया से मुंह मोड़े ज़ेरे लब कुछ न कुछ बड़बड़ाता रहता। तब एक रात एक अंधी गली में जब कचरा कुंडी से चंद फुट के फासले पर एक दरख्त के नीचे मैं सो रहा था, तो मुझे एक चीख सुनाई दी। मैं हड़बड़ाकर अपनी नींद से जाग गया। इतने में फिर एक खौफनाक चीख सुनाई दी और मैं उसी तरफ भागा कि जिस तरफ से चीख सुनाई दी थी। मैंने जब कचरा कुंडी के पास जाके देखा, एक नौजायदा बच्चा नंगा पड़ा था और अपने हाथ पैर जोर जोर से हिला रहा था। वो इस जिंदगी में नया नया आया था और बिलक बिलक कर अपनी भूख का ऐलान कर रहा था। फिर तो उसे ये भी नहीं मालूम था कि गरीबी क्या होती है, ममता किस तरह बुज़दिल हो जाती है, जिंदगी कैसे गलीज बनाकर कचरा कुंडी में डाल दी जाती है। अभी वो सिर्फ भूख से बिलक रहा था। ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उससे चुप कैसे कराऊं। कुछ भी तो नहीं था, न दूध, न चुस्नी, न कोई लोरी मुझे ऐसी याद थी जो मैं उसे सुना सकता। मैं बेकरार होकर बच्चे को गोद में थपथपाने लगा।